क्या डोनाल्ड ट्रंप मास्टर स्ट्रोक खेलने गए थे ईरान के अंदर और अपने करियर का सबसे बड़ा भूल, सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या अमेरिका ने पूरा कैलकुलेशन ही गलत कर दिया था कि वो कितनी जल्दी इस युद्ध को जीतने वाले हैं? क्या उन्होंने सोचा था ये एक वेनेजुएला होने वाला है, लेकिन ये तो अफगानिस्तान होता दिख रहा है? 5 ऐसे बड़े सवाल जिसके जवाब आज देशभक्त में ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन काफी रैपिडली चेंज कर रहा है। सबसे पहले तो इस युद्ध में कोई ब्रेक्स नहीं है, यह बात आप क्लियरली समझ लीजिए। चौथा दिन है, मिडिल ईस्ट में अभी भी धू धू करके आग जल रहा है। यूएस और इजराइल अब बमबारी कर रहे हैं तेहरान के ऊपर। जिस तेहरान को लिबरेट करने की बात हो रही थी, जहां डेमोक्रेसी लाने की बात हो रही थी, उसी तेहरान में बच्चियों के ऊपर, लोगों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। उधर ईरान अपने लीडर को खोने के बाद उन्होंने भी सारे घोड़े खोल कर रखे हैं, चाहे इजराइल का तेल अवीव हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, सारे गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो बमबारी वहां देखी जा रही है, वहां मिसाइल दागे जा रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की कोशिश हुई है, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफी टेंस है। यूएस मिशंस की अगर हम बात करें, रियाद, कुवैत, इनके ऊपर भी अटैक हुआ है, इन एम्बेसीज को बंद कर दिया गया है। यूएस ने अपने नेशनल्स को बोला है कि आप मिडिल ईस्ट से तुरंत निकल जाइए, लेकिन निकलेंगे कैसे यह नहीं बताया है। उल्टा देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर देश क्या कह रही है कि भैया हमारे पास आर्मी तो बहुत बड़ी है, हमारे पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूर हैं, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यूएस ने कह दिया है कि भैया आप होंगे हमारे सिटीजन्स, और ये करीबन लाखों सिटीजन्स की बात हो रही है जो अभी भी वहां मिडिल ईस्ट में हैं। अपना अपना देख लो, जैसे निकलना है निकल लो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। कैजुअलिटीज की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट के थ्रू आउट वहां कैजुअलिटीज की खबर आ रही है। यूएस सोल्जर्स की अगर हम बात करें तो 6 यूएस सोल्जर्स मारे जाने की अभी पुष्टि हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी आगे जाकर बढ़ सकता है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ वॉर की बात करें तो ईरान से ज्यादा भी कॉस्ट ऑफ वॉर कहीं नहीं हुआ है। स्कूल गर्ल्स, जो बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो बम बरसाए गए, उसमें अब 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और बहुत सारे लोग अभी सड़कों पर हैं ईरान में, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं, रेवोल्यूशन लाने के लिए नहीं, मातम मनाने के लिए, जो ये बच्चियों को मारा गया है उसके लिए। 11 ईरान की जो वॉरशिप्स हैं उन्हें डुबा दिया गया है। उधर ईरान कहती है कि हमने जो अमेरिका का लार्जेस्ट रेडार इंस्टॉलेशन है मिडिल ईस्ट में, उसको हमने तबाह कर दिया है। तो एक चीज तो साफ है कि ईरान के ऊपर बमबारी खूब चल रही है, लेकिन ईरान अभी बैक डाउन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, हम यहां बैक डाउन नहीं करेंगे। सारे कॉल्स टू सम सॉर्ट ऑफ एन अग्रीमेंट कि भैया किसी तरीके से हम सीज फायर कर लो, उन्होंने मना कर दिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, खमीनी के मारे जाने के बाद कोई क्लियर चेन ऑफ कमांड अभी नहीं दिख रहा है। जैसा हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया, कैसे एक मोसियाक डिफेंस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लागू कर दिया गया है, तो एक वेपन्स फ्री मोड में अभी ईरान है, कोई रोकने वाला नहीं है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कह दिया है कि मिलिट्री यूनिट्स अभी आउट ऑफ कमांड चल रही हैं, उनसे कोई संपर्क साधा हुआ नहीं है। तो अगर कल अमेरिका चाहे कि नहीं नहीं हम बोल रहे हैं सीज फायर कर दो, अब हम मिसाइल नहीं दागेंगे, तो किसी के पास वो जाकर ये बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो सबको मार गिराया है। तो अब आप किससे जाकर बात करो? तो इसीलिए सीज फायर होना और भी अभी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है ईरान में। एनालिस्ट्स इस बात पर काफी चिंता कर रहे हैं कि इसी वजह से अब ये एस्केलेटिंग ट्रैप बन सकता है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकता है। 2 ऑप्शंस हैं इस सिचुएशन में। या तो अमेरिका इतनी बमबारी करे कि सारे जो ईरान के रिमोट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सारी प्रोविंसेस, सारे माउंटेन्स में घुस घुस कर एक मिसाइल लॉन्चर को खत्म करे, जिससे ईरान और कुछ फायर ही ना कर पाए। ये एक लंबा, ब्लडी, एक्सपेंसिव टैक्टिक होगा इस युद्ध को खत्म करने के लिए। या दूसरा कि वो किसी तरीके से तेहरान के साथ बात करके बोले कि नहीं नहीं, आप लोग एक सेंट्रल कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर बनाइए, हम उस पर मिसाइल नहीं लगाएंगे, और उसके बाद किसी तरीके का एक सीज फायर अनाउंस करने की कोशिश करिए। लेकिन जहां तक जस्टिफिकेशन है इस वॉर की, अमेरिका में अपने आप, अपने पॉलिटिशियंस के आपस में, सिक्योरिटी एनालिस्ट के साथ, यूएस कांग्रेस में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो कारण दिया गया था ईरान का, वो अपने आप चुरमुरा रहा है। क्योंकि अब यूएस कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि जो भी आपने कारण दिया है वो ढकोसलेबाजी है, वो इनकंप्लीट है, अनसब्सटैंशिएटेड है, आपने हमसे झूठ बोला है। तो काफी ज्यादा विपक्ष बढ़ रहा है इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, ट्रंप की खुद की पार्टी में, और ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक पार्टी में।
इसके बीच में एक और कॉम्प्लिकेशन जो वहां आ रहा है कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको एक मिसाइल ने मारा, पहले बोला गया कि नहीं ये ईरान ने मारा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ईरान ने यह स्ट्राइक नहीं किया था, जो सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है उसने अटैक नहीं किया था। तो सवाल है कि किसने अटैक किया था। एक थ्योरी यह है कि इजराइल ने यह अटैक करवाया था जिससे सऊदी अरेबिया भी ईरान के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दे। क्या इस तरीके का खेल चल रहा है, डर्टी गेम चल रहा है? रियाद इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उधर अगर ईरान की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब कंप्लीटली ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया गया है और गैस प्राइसेस एकदम ऊपर चले गए हैं। कतार का मेन गैस एक्सपोर्टर, उसने अपने ऑपरेशंस अब बंद कर दिए हैं। यूरोप में गैस के दाम 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अल्टीमेटली अभी वॉर ऑफ एट्रिशन चल रहा है। किसके पास असला पहले खत्म होगा? क्या ईरान के पास जो मिसाइल हैं, बैलिस्टिक्स है, वो पहले खत्म होंगी, या जो डिफेंसिव मिसाइल्स हैं, जो पेट्रियट्स हैं, वो पहले खत्म होंगी, जिसके बाद ईरान के पास एक अपर हैंड हो जाएगा? इन सब चीजों के बारे में आज देशभक्त में बात करेंगे, लेकिन 5 मेन क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब अभी शायद पूरी दुनिया ढूंढ रही है। सवाल नंबर 1, अमेरिका किस चीज के लिए लड़ रहा है? क्या उसके जंग करने का जो मोटिव है वो क्लियर है, सबको मालूम है? आइए पता करते हैं। सवाल नंबर 2, क्या इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में जबरन घसीटा है? उसका जवाब हां में ही लग रहा है, समझाता हूं क्यों। सवाल नंबर 3, अमेरिका क्या इस युद्ध के लिए तैयार था? इतने महीनों के बिल्डअप के बाद भी अमेरिका के पसीने क्यों छूट रहे हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के सामने? सवाल नंबर 4, सऊदी फैक्टर, किस तरीके से गेम खेला जा रहा है? क्या सऊदी अरेबिया को समझ में आएगा कि उसे भी खेला जा रहा है, उसके ऊपर भी गेम हो रहा है, उसके ऊपर भी छल हो रहा है? और सवाल नंबर 5, यह युद्ध खत्म कैसे होगा, खत्म कौन करेगा? मोर इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो यह चीज क्लियर कर देते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अमेरिका में कि यह युद्ध लड़ा क्यों जा रहा है। पहले दिन पर यह बोला गया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। यही ट्रंप, रूबियो, वैंस ने यही चीज कही थी। पहले भी न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया था, वो याद है ना, बंकर बस्टिंग बॉम्ब। फिर से कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कर रहे हैं, अच्छी बात है। नंबर 2, दूसरे दिन ऐसा हो गया कि ट्रंप ने बोला नहीं नहीं देखिए, रिजीम चेंज करना है, नई सरकार को लाना है, डेमोक्रेसी लाना है, इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करना है। चलो ये भी अच्छी बात है। फिर तीसरे दिन आते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं नहीं नहीं देखिए, हम इनकी ना जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको डिग्रेड करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। फिर आता है जॉइंट सेक्रेटरी का स्टेटमेंट कि नहीं नहीं, ईरान की जो एबिलिटी टू अटैक द नेबर्स है ना, बहुत दहशत मचा के रखी है इन लोग ने नेबरहुड में, तो उसको खत्म करना है। फिर अब नया जस्टिफिकेशन आता है, मार्को रूबियो कहते हैं नहीं नहीं, ये जो एक इमिनेंट थ्रेट था, एक्चुअली होने वाला यह था कि हमें पता चला कि इजराइल अटैक करने वाला है ईरान के ऊपर। अब ईरान के ऊपर वो अटैक करता तो ईरान हमारे ऊपर अटैक करता, इसीलिए कि इजराइल ईरान के ऊपर पहले ना अटैक करा और फिर ईरान हमारे ऊपर अटैक करता, हमने पहले ही उस पर अटैक कर दिया। That if Iran came under attack by anyone, the United States or Israel or anyone, they were going to respond against the United States. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. आप देख रहे हो कि किस तरीके का ड्रामा और किस तरीके का सियाप चल रहा है। ये मदर फादर ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को कहने वाले। सो बेसिकली ये कह रहे हैं सीधे मुंह से कि इजराइल डिसाइड करता है कि अमेरिका को किस पर अटैक करना चाहिए, किस पर अटैक नहीं करना चाहिए। चलिए चलिए, ऑनेस्टली ये बात तो कह दी। देशभक्त पर तो हमने कितने बार ये बात बोली है कि पुतला कौन है और कौन किसकी बात मानता है। बट सोचो, अमेरिका युद्ध पर चले गया क्योंकि इजराइल को बचाना था, क्योंकि इजराइल अटैक करने वाला था। वाह रे डेमोक्रेसी। और ये सुनिए, जेडी वैंस ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना था, कहा था ना, लेकिन न्यूक्लियर वेपन तो आपने पहले ही खत्म कर दिया था। तो क्या कहीं अमेरिका ने एडमिट किया है कि जून 2025 में जो आपने बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स गिराए थे वो फेल हो गए थे? क्या आपने इस बात को कबूल किया है कि आपने नया युद्ध शुरू कर दिया है? और वैसे में भी पिछले कुछ दिनों में लगता है कि बच्चियों के स्कूल पर बम गिराने पर ज्यादा फोकस किया गया है, न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराने पर उतना फोकस नहीं है। गाजा वाला पैटर्न दिख रहा है कि अस्पतालों में, स्कूल्स पर आप बम गिरा रहे हो। कोई कोहेरेंट आंसर नहीं है, कोई कोहेरेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला कि ट्रंप ने एक अमेरिका को पूरे इस युद्ध में घसीटा है, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी के बिना। लेकिन सवाल है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों, किसके कहने पर?
ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई है, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुद अब कटाक्ष मार रहे हैं अमेरिका के ऊपर। ये कह रहे हैं कि ये वॉर ऑफ चॉइस था। इस वॉर को इजराइल के बिहाफ पर अमेरिका लड़ रहा है, खुद नहीं लड़ रहा है, इजराइल के लिए लड़ रहा है। और जो अमेरिकन सिटीजंस हैं, दे डिजर्व बेटर। उनको अपना देश ऐसे लोगों से वापस लेने की दरकार है। ये तो क्रांति अमेरिका में ले आएंगे। यहां पता नहीं रेवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, अमेरिका में ही क्रांति हो जाएगी। फॉर्मर यूएस एम्बेसडर्स, एक्सपर्ट्स यही बात कह रहे हैं कि ये जो वॉर है ना, ये उसी पब्लिक ओपिनियन को फीड करता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को इजराइल चलाता है। इजराइल लीड कर रहा है मिडिल ईस्ट पॉलिसी। अमेरिका का कोई मिडिल ईस्ट पॉलिसी नहीं है। अमेरिका वही कर रहा है जो इजराइल कह रहा है। और इस वजह से ट्रंप का अपना जो बेस है, मैगा जो बेस है, वो खुद ट्रंप से बहुत खफा है। फॉर्मर कांग्रेस वुमन मार्जरी टेलर ग्रीन, सबसे बड़ी ट्रंप की भक्तिन थी ये, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, दिस वॉज नॉट वॉट वी थॉट मैगा वॉज सपोज टू बी शेम। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बंच ऑफ सिक लायर्स इन्होंने बोला है। वी वोटेड फॉर अमेरिका फर्स्ट इन 0 वॉर्स। याद है, ट्रंप वो इंसान था जो कहता था मैं स्टूपिड वॉर्स में नहीं घुसूंगा। इसीलिए कंजर्वेटिव कमेंटेटर मैट वॉल्श ने भी कहा है कि यार एक बात तो बताओ, क्या आप कंफ्यूज नहीं हो? सोचो, ट्रंप के सपोर्टर्स ये बात पूछ रहे हैं कि आप तो पीस मेकर अपने आप को कह रहे थे, आपने तो कहा था स्टूपिड वॉर में घुसोगे नहीं, आप एक वॉर में घुस गए हो विदाउट एनी क्लियर स्ट्रैटेजी। याद रखिए, ट्रंप अब वो राष्ट्रपति बन गया है जिसने 7 देशों के ऊपर बमबारी को अलाउ किया है, जिसके लिए हस्ताक्षर किए हैं। इसीलिए CNN पोल ने पाया कि करीबन 60% अमेरिकन डिसअप्रूव करते हैं ये डिसीजन को, ईरान को अटैक करने के लिए। रॉयटर्स और इप्सोस पोल भी ये पाती है 30% अप्रूवल है मैक्सिमम इस मिलिट्री कैंपेन के लिए। तो ट्रंप के लिए ये प्रेसिडेंशियल क्राइसिस बन सकता है अगर ये वॉर नहीं सुलझता है बहुत जल्दी। तो अभी तो एक ही आंख काली हुई है, दोनों भी हो सकती हैं। चलिए, आपने गलती से वॉर शुरू कर दिया, चलिए आपने इजराइल के कहने पर अमेरिका को वॉर में घसीट दिया, लेकिन अमेरिका से इतनी एक्सपेक्टेशन तो है कि वो जंग तो ठीक से लड़ ले। लेकिन लगता है कि ये 4-5 हफ्तों की भी लड़ाई इन्होंने सोची नहीं थी, 4-5 दिन की लड़ाई ही सोची थी। कहने को तो ट्रंप कह रहा है कि हमारे पास वर्चुअली अनलिमिटेड सप्लाई है, ऐसे वेपन्स हैं हमारे पास जो किसी के पास नहीं है, हम फॉरएवर वॉर लड़ सकते हैं। लेकिन ट्रंप की अपनी मिलिट्री अलग भाषा बोल रही है। इतने पैसे लगा दिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बिल्डअप के लिए, एयरक्राफ्ट जो आप पोजीशन कर रहे हो, एयरक्राफ्ट कैरियर और ये जो नेवल वेसल्स, करीबन $1.5 बिलियन तो आपने युद्ध से पहले ही खर्च कर दिए। उसके बाद आपके F-15 फाइटर्स ऐसे गिर रहे हैं मक्खियों की तरह आसमान से। फर्स्ट मार्च को क्या होता है, कुवैत में फ्रेंडली फायर इंसिडेंट बोला जाता है, 3 F-15 फाइटर्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब इस पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फ्रेंडली फायर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 फाइटर्स ऐसे नीचे कैसे गए? ईरान कह रहा है कि नहीं, हमने इसको गिराए हैं अपने S-300 से। लेकिन द फैक्ट इज कि चलो फाइटर बचे या ना बचे, ये वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि इंटरसेप्टर मिसाइल बनाना बहुत महंगा होता है, पेट्रियट्स, SM-6s, और जिस रेट पर ईरान फायर कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका के पास उतने मिसाइल सिस्टम्स है ही नहीं। तो वो दूसरे देशों से, दूसरे एरिया से, यूक्रेन से, इंडो पैसिफिक एरिया से मिसाइल्स मंगवा रहा है, जिससे जो डेटरेंस दूसरे एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में है वो भी खत्म हो रही है। यूएई की अगर हम बात करें तो ब्लूमबर्ग ने यह प्रेडिक्ट किया है कि इंटरसेप्टर मिसाइल सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। कतर के इंटरसेप्टर 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। और उधर ईरान की अगर हम बात माने तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो महीने, 2 महीनों, 3 महीनों तक का सप्लाई है, अभी तो हम वार्म अप कर रहे हैं, असली मिसाइल हमारे फतह तो अभी शुरू होने वाले हैं। एक और वाइल्ड कार्ड जिससे यह पूरा खेल बदल सकता है, और वो है कि एरामको जो उनकी ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर हमला होता है। पहले कहा जाता है कि ईरान ने यह हमला करवाया। रियाद अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन यह चीज साफ हो चुकी है, ईरान ने साफ कर दिया है कि हम अपने भाई के ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं करेंगे। तो सवाल होता है कि किसने यह अटैक किया? यह क्या एक्सीडेंटली इतना बड़ा फायर लिट हो सकता है, या इसमें जानबूझकर इजराइल ने कोई काम किया था, सऊदी ऑयल फील्ड को स्ट्राइक किया था जिससे सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ हो जाए? क्या इतनी बड़ी गेम खेली गई है सऊदी अरेबिया के ऊपर? अगर यह बात सामने आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो सऊदी अरेबिया को एक चॉइस लेना पड़ेगा कि वो
किस तरफ है इस बड़े युद्ध में कोalition पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और अगर बात ऑयल की ही कर रहे हैं तो यह बात समझ लीजिए कि किस तरीके से ऑयल पर प्रेशर आ रहा है। ऑयल रिग्स के ऊपर अटैक हो रहा है, आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अटैक हो रहा है, ऑयल सप्लाई को बंद किया जा रहा है, दुनिया का जो ऑयल टैप है उसको बंद किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 20-21 मिलियन बैरल जो तेल निकलता है हर दिन, उसे रोका जा रहा है। तो ग्लोबल ऑयल प्राइस, ग्लोबल एलएनजी जो है उसका दाम अब बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कह दिया कि हॉर्मूज तो हमने अब बंद कर दिया है, अब तुम जाने की अगर यहां से कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे शिप्स को आग लगा देंगे। इसीलिए ब्रेंट का अगर आप प्राइस देखें तो $80 प्रति बैरल ऑलरेडी हो चुका है। एनालिस्ट का वार्निंग है कि यह $120-150 प्रति बैरल तक जा सकता है। इंडिया के लिए भी यह डुअल शॉक हो सकता है, याद करिएगा, क्योंकि 55% हमारा क्रूड इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से आता है जो अब रुकने वाला है, और हमारा आधा एलएनजी इंपोर्ट भी गल्फ लिंक्ड है। तो अभी तो हमारे पास 20-25 दिन का बफर स्टॉक है, लेकिन अगर वो बफर स्टॉक खत्म हो जाता है तो हमारे देश में भी प्राइस राइज होगा। और अब आप समझ लीजिए, अगर तेल और एलएनजी का प्राइस होगा तो इसका मतलब है फ्यूल प्राइस के साथ इन्फ्लेशन, फूड हो, ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेड डेफिसिट हो, और रुपए का और भी वीकर होना तय है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि यह युद्ध खत्म कब होने वाला है। ईरान का जो रेजिलियंस है, उसकी जो मिसाइल एंड ड्रोन कैपेसिटी है, उसकी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो स्ट्रेटजी है, यह सबको हैरान कर रही है, यूएस और इजराइल को हैरान कर रही है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको पिछले एपिसोड में बता दिया था। अब 3 से 4 हफ्ते की भी अगर आपकी स्ट्रेटजी थी तो उसको भी आपको अमल में लाना पड़ेगा। मैंने अगले 3 से 4 हफ्तों के अंदर क्या अमेरिका ईरान की पूरी न्यूक्लियर, मिलिट्री, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकती है, जिससे एक ऐसी क्राइसिस आ जाए, एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो जाए। यह एक ऑप्शन है, लेकिन यह बहुत ब्लडी होने वाला है और यूएसए के लिए भी और इजराइल के लिए भी काफी महंगा पड़ने वाला है। इसके बाद भी अगर ईरान की रजीम डटी रही, जो डिसेंट्रलाइज तरीके से लड़ती रही, तो यह बहुत ही मुश्किल होगा अमेरिका के लिए जस्टिफाई करना कुछ हफ्तों के बाद। और उसके बाद जैसे हमने बताया, आप बात किससे करोगे, आप निगोशिएट किसके साथ करोगे, क्योंकि आपने तो सबको मार गिराया है। तो यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी इंडिपेंडेंटली ईरान से यह सारे मिसाइल दागे जा रहे हैं। अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपने आप को कॉर्नर किया है। अमेरिका ने सोचा था कि यह क्विक गेट इन एंड गेट आउट होगा, लेकिन यह एक ब्लडी वॉर की तरफ बढ़ने वाला है। क्या इसमें अमेरिकी जाने और जाने वाली हैं? ये जो सोल्यूशन है ये ना क्विक होगा ना क्लीन होगा। अगर आप एयर कैंपेन की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 से आप देख लीजिए, एयर कैंपेन से कभी एक पूरा क्लीन सिचुएशन नहीं होता है। आपको एस्केलेशन मैट्रिक्स में घुसना पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है। और फाइनली एक बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है, एक कंप्लीटली डेवस्टेटेड, वुंडेड, अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड ईरान वो निगोशिएट क्यों करेगा? जब तक वो मिसाइल फायर कर सकता है, दूसरे लोगों को क्षति पहुंचा सकता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ सकता है, उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक ट्रीटी साइन करे, बिकॉज इट हैज नथिंग टू लूज। तो ये पैटर्न हमने पहले भी इराक में देखा है, लिबिया में देखा है, अफगानिस्तान में देखा है। इसीलिए यूएई और कतर इस बात को समझते हैं। वो प्रेशराइज ऑलरेडी कर रहे हैं ट्रंप को कि भैया एक ऑफ रैंप देख लो, एक कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल लो। चाइना जो 80% ईरानियन ऑयल खरीद रहा है, वो भी तेहरान से कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी खुला रहने दो, तेल को वहां जाने दो, लेकिन बीजिंग वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एटलीस्ट पब्लिकली तो यही बात कही जा रही है। तो अल्टीमेटली कुछ चीजें तो साफ हो चुकी हैं। अमेरिका जानता नहीं है इस युद्ध में घुसे हम क्यों हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इस युद्ध का, और आपने वॉर का दरवाजा तो खोल लिया, अब आप बंद नहीं कर पा रहे हो, और इसका खामियाजा पूरे दुनिया को अभी भुगतना पड़ रहा है।